हेलो गाइस, लेट अस डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी। तो हम टॉपिक का करते हैं स्टार्ट एक नया। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंडिया कौन कौन थे, उनकी कौन क्या थी। तो सबसे पहले नारा है अनंता कृष्णा अय्यर। तो अनंता कृष्णा अय्यर जो थे, जब ब्रिटिश इंडिया में था उस टाइम के ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ओके, इनको फाउंडर भी कहा जाता है फील्ड स्टडीज़ का इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में। इन्होंने क्या किया स्टडी, इन्होंने कोचिन में स्टडी की कास्ट एंड ट्राइब्स इन कोचिन, कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ मैसूर। मैसूर में कास्ट के बारे में स्टडी किया, ट्राइब्स के बारे में स्टडी किया। ओके, तो ये अय्यर जो थे प्रेसिडेंट भी बने इंडियन साइंस कांग्रेस के। ओके, तो एंथ्रोपोलॉजी को इंडिया में कहा जाता था अनंथ्रोपोलॉजी। तो अवंता कृष्णा अय्यर ने साउथ इंडिया में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करने में, कास्ट को स्टडी करने में, विलेज स्टडीज़ को स्टडी करने में। तो मैसूर में इसने स्टडी किया कास्ट एंड ट्राइब्स को, और उसके बाद इसने स्टडी किया कास्ट एंड ट्राइब्स। तो उसमें और फील्ड एंथ्रोपोलॉजी का फॉर्म भी आ जाता है। तो इनको हम फील्ड का एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ओके, तो उसके बाद अगला आता है 80 का। तो 80 कौन थे? सी रॉय। तो फर्स्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो इंडियन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो इस काम से प्रेरित हुए। तो इन्होंने जर्नल स्टार्ट किया इंडिया, इन्होंने स्टार्ट। तो फील्ड वर्क इन्होंने फील्ड किया पान में, मुंडा। तो पान ऑफ कर्नाटक, ठीक है। तो हिल उड़ीसा, मुंडा एंड मुंडा और वो उड़ीसा एंड हरियाणा पर इसने और उसके बाद प्रिंसिपल एंथ्रोपोलॉजी पे काम किया, एंड मेथड्स ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी किया। कास्ट भी काम
सी रॉय एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहता है। इन्होंने काम ऑफ द मुंडर कंट्री और वांस ऑफ इन दियास ऑफ ओडिशा खरी। इन्होंने मोनोग्राफ लिया, तो प्रिंसिपल्स को किया, मैथड्स को भी किया, फिर एंथ्रोपोलॉजी के इन कास्ट रेस एंड रिलीजन स्टडी। ओके, तो काफ़ी कुछ चीज़ें काउंटिंग की। जो इंडिया जो ट्राइबल पॉपुलेशन ट्राइब्स के ऊपर इसने ली, तो ये फाउंडेशन जो है बनाई थी ट्राइब्स के ऊपर एस सी रॉय ने। तो इसका एरिया जो था वो बड़ा काफ़ी वाइड था, क्योंकि इसने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर भी स्टडी किया, कास्ट के ऊपर स्टडी किया, रेस के ऊपर स्टडी किया, कास्ट के ऊपर स्टडी किया, रेस के ऊपर स्टडी किया, एंड रिलीजन के ऊपर भी इसने कास्ट रेस एंड रिलीजन ऑफ इंडिया के ऊपर भी इसने स्टडी किया। ओके, तो अनंता कृष्ण अय्यर तो एन के बॉस को हम देखते हैं। उसके बाद एन के बॉस जो थे, इसने जुआंग्स ऑफ ओडिशा के ऊपर स्टडी किया। ओके, तो ये डायरेक्टर भी रहे हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। कौन? एन के बॉस। और एडवाइजर भी रहे हैं ट्राइबल अफेयर्स के। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ये सिगमंड फ्राइड से, कार्ल मार्क्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। तो इन्होंने फील्ड वर्क कहाँ किया? जुआंग्स ऑफ ओडिशा में फील्ड वर्क कैरी आउट किया। तो उनके लाइफस्टाइल से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। ओके, तो एस सी रॉय ने जो मैन इन इंडिया जर्नल स्टार्ट किया था, उसके एडिटर भी रहा ये एन के बॉस। ओके, तो बॉस ने क्या किया? बॉस ने बेसिकली हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल ऑब्जॉर्प्शन किया। हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल ऑब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट को दिया उसने। ओके, तो काफ़ी सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन है एन के बॉस की। ओके, तो इसने वर्ना सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। ठीक है, 4 वर्नास को पढ़ा इसने, विलेज लाइफ को पढ़ा, और वहाँ का जो सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम पर्टिकुलरली, तो वो भी जो है वो स्टडी किया। तो उसमें ये पाया कि जो सेल्फ सफिशिएंसी, जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, विलेज का जो इकोनॉमिक सिस्टम स्टडी किया, उसमें ये पाया गया कि विलेज जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। ओके, तो किस तरह से बुद्धिज़्म ने, इस्लाम ने, भक्ति मूवमेंट ने इन्फ्लुएंस किया इंडियन सोसाइटी को। तो ये जो है भक्ति मूवमेंट, बुद्धिस्ट, इस्लाम, इन्होंने रूरल एरिया में सिग्निफिकेंट चेंज लाने में क्यों नहीं ये कामयाब हुए। तो उसने जो नेशनल इंटीग्रेशन में क्या दिक्कतें आती हैं उसको भी स्टडी किया। ओके, अब एन के बॉस की बात करते हैं। एन के बॉस जो है जुआंग्स ऑफ उड़ीसा इसने पढ़ा। ओके, तो ये वो एडवाइज़र भी रहे हैं ट्राइबल अफेयर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो जुआंग्स ऑफ उड़ीसा पे इसने काम किया, और हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल ऑब्जॉर्प्शन इसने लिखा, कॉन्सेप्ट दिया।
तो पीसेंट्स को स्टडी किया, पीसेंट्री लाइफ इन इंडिया। तो कल्चर को स्टडी किया, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया। ओके, तो इसने हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल ऑब्जर्वेशन किया। तो इसने और भी बड़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे वर्ना सिस्टम को पढ़ा, ठीक है, कि जो ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, कि जो ट्वाइस बोर्न कास्ट जो है, कि किस तरह से ट्वाइस बोर्न कास्ट के कस्टम्स को लोअर कास्ट कैरी आउट करते हैं एज अर्ली ड्यूरिंग रामायण। तो इसने वर्ना सिस्टम को पढ़ा। ओके, तो किस तरह से बुद्धिज़्म ने का इन्फ्लुएंस पड़ा, भक्तिज़्म का इन्फ्लुएंस पड़ा, इस्लाम का इन्फ्लुएंस पड़ा, बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस पड़ा इंडियन सोसाइटी में। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने कृष्णा अय्यर को पढ़ा, एस.सी. रॉय को पढ़ा, एन.के. बोस को पढ़ा। फिर इसके बाद हम देखते हैं डी.एन. मजुमदार। तो डी.एन. मजुमदार भी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ओके, तो ये बेसिकली डी.एन. मजुमदार ये स्टूडेंट थे एस.सी. रॉय के। तो इसने एक बुक लिखी, चोर का एक गांव। तो उसमें इसने एस.सी. रॉय का जो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट था, एम.एन. श्रीनिवासन का जो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट था, उसको क्रिटिकली रिव्यू किया। ओके, तो इंडिया को इसने कहा मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस। इसने ये बोला डी.एन. मजुमदार ने। तो इसने रेस के ऊपर स्टडी किया, कल्चर के ऊपर स्टडी किया। तो बुक लिखी रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो इसने इंडिया को क्या बताया, एक मेल्टिंग पॉट बताया रेसेस का। ओके, तो इसने हिमालयन पॉलिएंड्री स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा, उसके फंक्शनिंग को पढ़ा, उसके कल्चरल चेंज को पढ़ा। तो एक जो फील्ड स्टडी थी जॉनसन बवार, तो फील्ड स्टडी ऑफ जॉनसन बवार, उसने हिमालयन पॉलिएंड्री के ऊपर स्टडी किया। तो उसने देखा कि किस तरह से जो डिफरेंट कम्युनिटी को डेवलप करने के प्रोग्राम्स हैं उत्तरांचल में, उसको स्टडी किया। ओके, तो डी.एन. मजुमदार की अनटाइमली डेथ हो गई थी। तो उसने कोई 600 साल पुराने ह्यूमन और हॉर्स के स्केल्टन्स जो थे, वो रूपकुंड लेक उत्तराखंड में, इसने स्केल्टन्स रूपकुंड लेक में मिले। तो कंप्लीट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। तो इसने बायोलॉजिकल में भी काम किया, आर्कियोलॉजिकल में भी काम किया और सोशियो कल्चरल में भी काम किया। तो अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अलग अलग फील्ड में काम किया। तो अगर हम बात करें किसकी, तो डी.एन. मजुमदार। तो डी.एन. मजुमदार के जो काम थे वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय थे। तो डी.एन. मजुमदार ने हिमालयन पॉलिएंड्री को स्टडी किया, फील्ड स्टडी ऑफ जॉनसन बवार। तो उसमें इसने जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में स्टडी किया। ओके, तो डी.एन. मजुमदार जी का जो रिसर्च एरिया था, इसने फील्ड वर्क कैरी आउट किया
इसने लोकल डायलैक्ट्स में फील्ड वर्क कैरी आउट किया। तो इथनोग्राफिक स्टडी की इसने हो में, खासा में, कोरवा में, थारू में और जो क्रिमिनल ट्राइब्स है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, एथनोग्राफिक स्टडीज़ की हो में, खासा में, कोरवा में, थारू में और क्रिमिनल ट्राइब्स में उत्तर प्रदेश में इसने स्टडी की। ओके, तो इसने इथनोग्राफिक एंड फॉक कल्चर सोसाइटी सेटअप की यूपी में। इथनोलॉजी एंड इथनोग्राफिक एंड फॉक कल्चर सोसाइटी जो थी यूपी में सेटअप की। ओके, तो काफ़ी देखा जाए तो बड़ा कुछ काम किया इसने। ओके, तो इसने अप्रोच जो अपनाई थी वो थी मार्क अप्रोच, MARC। M फॉर मैन, A फॉर एरिया, R फॉर रिसोर्सेस एंड C फॉर कॉपरेशन। मार्क, एरिया, रिसोर्सेस एंड कॉपरेशन। तो इसने स्टडी किया। ओके, अब मैन की अप्रोच आपने याद कर लेनी है। इसमें ये होता है कि ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहा है, तो उसने बताया कि ह्यूमन की एक बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं और उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एरिया वो होता है कि जिस एरिया में कल्चर में वो रह रहा हो। ओके, तो रिसोर्सेज का मतलब होता है कि क्या उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो रिलेशनशिप का मतलब होता है कि क्या रिलेशनशिप बाकी लोगों के साथ वो कैसे रिलेशनशिप में रह रहा था। ओके, तो इसने सोशियोलॉजिकल सर्वेस किए, एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वेस किए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बंगाल में, गुजरात में। ओके, तो बड़ा कुछ इसने किया। चोर का एक गांव में इसने करा। इसने हिमालयन पॉलीएंड्री को स्टडी किया। तो रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया इसने बुक लिखी, ठीक है ना। तो DN मजुमदार हो, NK बोस हो, SC रॉय हो, अनंता कृष्णा अय्यर हो, तो ये इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने काम करा। किसी ने हिमालयन पॉलीएंड्री के बारे में स्टडी, किसी ने ओरवान्स को, मुंडा को स्टडी किया, तो किसी ने जो यूपी के ट्राइब्स को स्टडी किया, चाहे वो थारूस हो, कोरवा हो, क्रिमिनल ट्राइब्स हो, है ना। तो कोई NK बोस जो थे, जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे, हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल ऑप्शन को स्टडी किया। इंटीग्रेशन जो है, प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन की, उसके बारे में स्टडी किया। ओके, उसके बाद आते हैं इरावटी कार्वे। अब इरावटी कार्वे कौन थे? इरावटी कार्वे हैं कौन? इरावटी कार्वे जो हैं इरावटी कार्वे जो थे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सोशोलॉजिस्ट भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, ठीक है, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और जैसे आपको जो DN मजुमदार थे वो स्टूडेंट थे SC रॉय के, ठीक है। इरावटी कार्वे भी स्टूडेंट थी GS गुरे की, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीमेल इंडियन सोशोलॉजिस्ट कहा जाता है इरावटी कार्वे को। उन्होंने तो HD सालिया इरावटी कार्वे 3 साल कॉलेज में अपना नाम अर्न किया। HD
कालिया और दूसरा था इरावती कार्वे थी और तीसरी थी SM कत्रे। ठीक है, तो इसने भी जैसे DN मजुमदार ने रेसिस के ऊपर काम किया, इरावती कार्वे ने भी रेसिस के ऊपर काम किया। इसने किनशिप की स्टडी की, कास्ट के ऊपर स्टडी की। ओके, तो अब इसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के ऊपर स्टडी की, इरावती कार्वे ने। ठीक है, तो अब देखा जाए, इसको साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला, तो बेस्ट बुक लिखी थी इसने मराठी में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट भी रही है आर्कियोलॉजिकल, और 2 सेक्शंस होती हैं, आर्कियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल सेक्शन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस में। तो ये एलीट बैकग्राउंड की होने के बाद भी इसने हिंटर लैंड्स ऑफ इंडिया में काम किया, और और जो दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इसने इंस्पिरेशन दी। तो इसने युगांडा द एंड ऑफ एन इपोक की बुक लिखी, किसने? इरावती कार्वे ने। तो इसने जो मेन कैरेक्टर्स थे महाभारत के, उसने उसको बताया इसने हिस्टोरिकल फिगर्स, युगांडा द एंड ऑफ एन इपोक, और उनका बिहेवियर और एटीट्यूड को स्टडी करने की कोशिश की, है ना, ताकि उनके समय को अंडरस्टैंड करना था। तो युगांडा द एंड ऑफ एन इपोक, इसमें जो महाभारत के जो कैरेक्टर्स थे उसको उसने हिस्टोरिकल फिगर्स का नाम देके इसको स्टडी करने की कोशिश की। युगांडा द एंड ऑफ एन इपोक। ओके, तो महाराष्ट्र के ऊपर स्टडी की, लैंड एंड पीपल, तो जिसमें लॉ के बारे में स्टडी किया, सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्टडी किया, रिचुअल्स के बारे में स्टडी किया। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन जो थी इंडिया में, तो इसने डेक्कन कॉलेज में रहते हुए स्टडी की, है ना। तो ये 3 स्टालवार्ड्स जो थे, ये स्टूडेंट भी थी GS गुरे की, और 3 स्टालवार्ड्स थे डेक्कन कॉलेज के, HG संकालिया और इरावती कार्वे और SM कत्रे। तो इन तीनों के बारे में आपने डिटेल में स्टडी कर लेनी है। एक तो हमने अनंता कृष्ण अय्यर पढ़ा, SC रॉय पढ़ा, DN मजुमदार पढ़ा, चौथा इरावती कार्वे पढ़ा, और हम आगे देखते हैं MN श्रीनिवासन। हम HM श्रीनिवासन की हम बात करते हैं। तो MN श्रीनिवासन ने क्या किया, तो ये कास्ट के ऊपर स्टडी की। अब देखा जाए, कास्ट के ऊपर स्टडी की, रिलीजन के ऊपर स्टडी की, सोशल मोबिलिटी, सोशल चेंज जो है वो MN श्रीनिवासन ने। ठीक है, तो अब देखा जाए तो MN श्रीनिवासन ने कॉन्सेप्ट दिया था संस्कृताइजेशन में। ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी को इसने स्टडी किया और उसमें इसने संस्कृताइजेशन के कॉन्सेप्ट को दिया। तो इसने बुक लिखी थी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में इसने संस्कृताइजेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में इसने संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया
इसको पद्म विभूषण भी मिला एम श्रीनिवासन को, ठीक है। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया दिया इसने, संस्कृताइजेशन को पढ़ा, कॉन्सेप्ट दिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के ऊपर इसने स्टडी की। तो हम ये नहीं है कि एंथ्रोपोलॉजी हम एंशिएंट इंडिया के बारे में स्टडी किया, मॉडर्न इंडिया के में भी इसने स्टडी की, कास्ट को स्टडी किया, रिलीजन को स्टडी किया, है ना, सोशल चेंज क्या है उसको स्टडी किया। तो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट जो था और उसका रोल क्या है इंडियन सोसाइटी में, ये कंसेप्ट दिया था एम श्रीनिवासन ने, है ना। तो संस्कृताइजेशन हो, ब्राह्मणाइजेशन हो, उसको स्टडी किया। तो देखो, है ना, तो उसने फील्ड वर्क कैरी आउट किया। तो वो जो फील्ड वर्क कैरी आउट किया था तो उसने कुक्स में स्टडी किया था। तो मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। तो सोशल मोबिलिटी को पढ़ा, मैरिज, रिलीजन एंड सोसाइटी इन अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। तो इसने मैसूर में स्टडी की। और भी थे कोच्चिन और मैसूर के ऊपर स्टडी करने वाले, वो थे अनंता कृष्ण अय्यर। तो अब कुर्ग के ऊपर स्टडी करने वाले एक थे एम श्रीनिवासन। तो एम श्रीनिवासन ने जो है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, तो उसने डेवलप किया संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट को। तो एम श्रीनिवासन के बारे में हमने पढ़ा। तो इसने रिलीजन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बुक लिखी, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया बुक लिखी। तो इसने डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किया, ठीक है। तो जीएस गुरु ने इसको ट्रेन किया था एम श्रीनिवासन को। तो इसने स्टडी किया। तो एम श्रीनिवासन की बात अगर हम करें तो इसने डोमिनेंट कास्ट जो थी रामपुरा में उसको स्टडी किया। तो कुक्स के ऊपर स्टडी की, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर उसके ऊपर स्टडी की, ठीक है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया वो बुक लिखी इसने, है ना। तो चाहे वो एम श्रीनिवासन हो, एन.के. बोस हो, ठीक है ना, चाहे डी.एन. मजुमदार हो, एस.सी. रॉय हो, तो ये इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। किसी ने विलेज स्टडी में कंट्रीब्यूशन किया है, किसी ने कास्ट स्टडी में कंट्रीब्यूशन किया, किसी ने मॉडर्न इंडिया को स्टडी किया, सोशल चेंज को स्टडी किया, किसी ने ट्राइब्स की स्टडी की, किसी ने विलेज स्टडी की। उसके बाद हम बात करते हैं एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे को भी फाइनेस्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का दर्जा दिया गया है, ओके। तो एस.सी. दुबे की बात अगर हम करें तो इसने बुक लिखी थी इंडियन विलेज। देखो, इंडियन विलेज, कोई मॉडर्न इंडिया की स्टडी कर रहा है, कोई इंडियन रूरल विलेज की स्टडी कर रहा है, कोई अर्बन एरिया में स्टडी कर रहा है। तो इंडियन विलेज में इसने स्टडी की। इंडियन विलेज में इसने बुक लिखा, बुक का नाम था इंडियन विलेज, ठीक है। तो इसने उसकी पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, तो जो उसमें सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस होते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं विलेजेस इन इंडिया में, उसके बारे में स्टडी किया।
ओके, तो इसने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर इसने क्या करा, बुक लिखी, है ना। तो एस.सी. दुबे थे, है ना। तो इंडियन विलेज के ऊपर स्टडी की, एस.सी. दुबे ने स्टडी की। उसके बाद हम बात करते हैं एस.सी. दुबे। तो इसने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में इसने स्टडी किया। तो अब पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी विलेज इंडिया की, इंडियन विलेज के ऊपर बुक लिखी एस.सी. दुबे ने। तो उसने फील्ड वर्क पर कैरी आउट किया। तो उसने रेड टेपिज्म ऑन इंडियन ब्यूरोक्रेसी, उसके ऊपर भी स्टडी किया। तो तो डोमिनेंट कास्ट के ऊपर भी जो है वो एस.सी. दुबे ने काम किया। इसने बुक लिखी थी इंडियन विलेज, तो विलेज की स्टडी की इसने। तो इसने कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स, उसने जो इंडियन विलेजेस में जो चेंजेस आ रही हैं, है ना, कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर्स हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में, तो वो उसने स्टडी आउट किया। ओके, एस.सी. दुबे जो है इंडियन विलेजेस ने लिखा। ओके, इंडियन विलेज, इंडियाज़ चेंजिंग विलेज, उसके ऊपर बुक लिखी। तो इसने एस.सी. दुबे जो था वो एक्सपर्ट कमेटी का हेड भी था। एक्सपर्ट कमेटी कौन सी, ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट पे एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। तो ये इम्पोर्टेंट की रोल प्ले किया है इसने इन ट्राइबल सब प्लान को बनाने में। ओके, तो इसने ज़ोर दिया कि हमें एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज से हमने सोसाइटी की बेटरमेंट करनी है। तो इसकी लेगेसी जो है आज के टाइम पे भी लिव ऑन कर रही है, लाइव है, प्रेजेंट है। तो इसके बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं। ओके, तो अब बात कर रहे थे हम एस.सी. दुबे। तो एस.सी. दुबे ने इंडियन विलेज के ऊपर काम किया, इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस के ऊपर बुक लिखी, इंडियन विलेजेस के ऊपर बुक लिखी। तो ये ट्राइबल सब प्लान जो बना था उसमें भी इसका इम्पोर्टेंट रोल था। ओके, तो दुबे सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी काम किया इसने और सोशियोलॉजी में भी कंट्रीब्यूशन किया एस.सी. दुबे ने। ओके, तो पेपर्स लिखे इन्होंने। तो जैसे डोमिनेंट कास्ट एंड विलेज लीडरशिप, तो विलेज लीडरशिप और डोमिनेंट कास्ट के ऊपर इसने जो एम.एन. श्रीनिवासन का काम था उसको क्रिटिकली रिव्यू किया।
तो इसने कहा कि जो पॉलिटिकल पावर है वो पूरी कम्युनिटी के ऊपर नहीं होती है, वो कुछ लोगों के ऊपर ही डिफ्यूज़ रहती है। एम.एन. श्रीनिवासन ने डोमिनेंट कास्ट की कंसेप्ट थी, ये एक स्टेप और आके ले गया और उसमें बताया कि जो डोमिनेंट कास्ट है वो फ्यू इंडिविजुअल में डिफ्यूज़ है, ना कि वो पूरे कास्ट में डिफ्यूज़ है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं लीला दुबे। तो एस.सी. दुबे से शादी की थी इसने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। तो ये लीला दुबे एस.सी. दुबे की वाइफ थी और ये इरावती कार्वे से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई। ओके, तो उसने बुक लिखी थी बड़ी, आप देखते हैं बुक के नाम सोशियोलॉजी एंड बुक लिखी इसने। तो मैटेरियली एंड इस्लाम को स्टडी किया, रिलीजन एंड सोसाइटी इन द लैकाडीव्स के ऊपर स्टडी की, वुमेन एंड किनशिप के ऊपर इसने बुक लिखी। तो इरावती कार्वे हो गया, वीना मजूमदार हो गया, लोटिका सरकार हो गया। तो ये एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने काम किया उस टाइम पे जब वुमेन को एक मेल डोमिनेटेड एकेडमिया में तो वुमेन को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता था, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट के तौर पे भी नहीं स्टडी किया जाता था। तो एल.पी. विद्यार्थी जो थे ये भी फाइनेस्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो हमने देखा कि लीला दुबे का काम, तो लीला दुबे ने सोशियोलॉजी के ऊपर काम किया, सोशियोलॉजी एंड किनशिप के ऊपर काम किया, सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, इसने वुमेन एंड किनशिप के ऊपर काम किया, इसने इस्लाम एंड मैट्रिलिनी के ऊपर स्टडी किया, तो रिलीजन एंड सोसाइटी के ऊपर काम किया, लैकाडिव्स, तो वुमेन एंड रिलीजन के ऊपर किनशिप के ऊपर काम किया, सोसाइटी ऑफ किनशिप के ऊपर काम किया इसने, मैट्रिलिनी तो रिलीजन के ऊपर काम किया और सोसाइटी के ऊपर काम किया इसने। तो ये बेसिकली कौन थे? लीला दुबे थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ओके, तो अगर हम लीला दुबे की बात करें, लीला दुबे जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। तो इन्होंने काम किया वुमेन और किनशिप के ऊपर, इसने काम किया सोशियोलॉजी और किनशिप के ऊपर, मैट्रिलिनी एंड इस्लाम के ऊपर इसने काम किया। तो उसके बाद हम देखते हैं एल.पी. विद्यार्थी। एल.पी. विद्यार्थी भी इम्पोर्टेंट जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ओके, तो जब हम एल.पी. विद्यार्थी की बात करते हैं, ओके, तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड जो थे उनके अंडर में इसने पीएचडी की। ओके, तो सोल के टैक्स के अंडर इसने काम किया, रॉबर्ट रेडफील्ड के अंडर इसने काम किया। तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर इसने काम किया। ओके, तो इसने सैक्रेड कम्प्लेक्स जो था गया का वो स्टडी किया, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स के ऊपर स्टडी किया, ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम के ऊपर स्टडी किया, ट्राइब एंड फोकलोर स्टडी के ऊपर कंट्रीब्यूट किया। तो एल.पी. विद्यार्थी के ऊपर लिखने के लिए तो काफ़ी मटेरियल है।
तो बेसिकली जो तो एक तो एक्सपर्ट कमेटी थी ट्राइबल डेवलपमेंट की, ठीक है, जिसमें थे एस.सी. दुबे, और एक था टास्क फोर्स तो डेवलपमेंट करने के लिए किसका, ट्राइबल अफेयर्स। तो एस.सी. दुबे ने, एल.पी. विद्यार्थी ने ट्राइबल सब प्लान को शेप करने में काफ़ी योगदान दिया। ओके, तो सैक्रेड कम्प्लेक्स ने स्टडी किया हिंदू, तो इन्होंने एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर काम किया एस.सी. दुबे ने। तो नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स किया, स्टडी किया, ठीक है। तो इसने आइडियाज़ एंड ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वर्ल्ड की एंथ्रोपोलॉजी का भी इसने स्टडी किया, आइडियाज़ क्या हैं और ट्रेंड्स क्या हैं वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी में। तो राइस है एंथ्रोपोलॉजी की इंडिया में, इसके ऊपर स्टडी किया। एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, सैक्रेड कम्प्लेक्स, हिंदू मेथड ऑफ सैक्रेड कम्प्लेक्स, देन एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स, ट्राइबल एंड फोकलोर स्टडी। तो सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप के ऊपर इसने काम किया। मैट्रिलिनी और इस्लाम के ऊपर काम किया। तो रिलीजन एंड सोसाइटी जो थी लैकाडिव्स, उसके ऊपर काम किया। ह्यूमन एंड किनशिप के ऊपर इसने काम किया। तो एल.पी. विद्यार्थी का भी हमने डिस्कस कर लिया। हम बात करते हैं एच.डी. सनकालिया। एच.डी. सनकालिया जो है ये इंडिया के फाइनेस्ट आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनको कहा जाता है। इंडियाज़ फाइनेस्ट आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनको कहा जाता है। अब फाइनेस्ट आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है इंडिया के? तो पब्लिकेशंस कौन कौन सी थी? प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन आर्कियोलॉजिकल टुडे, तो प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इसके वर्क थे। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो एच.डी. सनकालिया एक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो इसने कहा कि पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज को हम अर्ली, मिडल और लेटर न्यू स्टोन एज में नेमिंग कर सकते हैं। अर्ली, मिडल, लेटर और न्यू स्टोन एज, ओके। तो इसने कहा कि नियोलिथिक कल्चर को हम डिवाइड कर सकते हैं। प्योर नियोलिथिक जो कि ईस्टर्न इंडिया का था कल्चर या फिर कश्मीर में था, और नियोलिथिक कैलकुलिथिक जो साउथ का कल्चर था। तो नियोलिथिक, प्योर नियोलिथिक और नियोलिथिक कैलकुलिथिक को इसमें डिवाइड करने के लिए स्ट्रेस किया। तो आर्कियोलॉजी में कंट्रीब्यूशन के लिए इनको पद्म विभूषण भी मिला। तो एच.डी. सनकालिया की बात करें तो इन्होंने काफ़ी एक्सकवेशन की, इन्होंने प्री हिस्टोरिक पीरियड
सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी प्री हिस्टोरिक पीरियड में, वो इसके नाम की हैं। तो नेवासा को स्टडी किया। तो अर्ली मैन इन कश्मीर एक रिसर्च एरिया था इसका। तो लंजनाथ को एग्जिबिट किया, जो एक मेसोलिथिक साइट थी। लंजनाथ जो थी वो एक मेसोलिथिक साइट थी। तो इरावटी कार्वे के साथ इसने जॉइंटली जो है वो लंजनाथ को एग्जिबिट किया। ठीक है, तो लंजनाथ को स्टडी किया इसने नेवासा को स्टडी किया। तो इसने अर्ली मैन इन कश्मीर को स्टडी किया, जो पहलगाम में लिडार वैली थी, तो वहाँ पे इसने पैलेलिथिक टूल्स को खोजने की कोशिश की। तो इसने प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक ऑफ इंडियन पाकिस्तान का कल्चर स्टडी किया। इसने प्री हिस्टोरिक इंडियन कल्चर को इसने स्टडी किया। तो एच डी सनकारिया को पद्म विभूषण भी मिला। ओके, तो इसने पीएचडी जो थी एंशंट इंडियन हिस्ट्री में की लंदन यूनिवर्सिटी से। ओके, डेक्कन कॉलेज में जो प्रोफेसर रहा। ओके, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूटे, जिनको फादर कहा जाता है इंडियन प्री हिस्ट्री का। ओके, तो इसने मॉन्यूमेंट्स की, डेक्कन कॉलेज में जब पुणे में रहा तो मॉन्यूमेंट्स की स्टडी की इन एंड अराउंड पुणे। ओके, तो नेवासा को स्टडी किया, अर्ली मैन इन कश्मीर को स्टडी किया, तो लंजनाथ को स्टडी किया। ठीक है, तो काफ़ी काम किया इसने। उसके बाद आता है सुरजीत चंद्र सिन्हा। तो हम आगे बात करें सुरजीत चंद्र सिन्हा की। तो सुरजीत चंद्र सिन्हा एक स्पेशलिस्ट थे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। ओके गाइस, तो इसने इसके बाद हम बात करेंगे जीएस गुरे का। तो जीएस गुरे से पहले सुरजीत इसने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की थी। ठीक है, तो वोमिज ट्राइब को हिंदू कास्ट सिस्टम के साथ की इंटरेक्शन को उसने स्टडी किया। तो थीसिस लिखी थी इसने, द एक्लचरेशन ऑफ वोमिज, द एक्लचरेशन ऑफ वोमिज, ए स्टडी इन इंटर एथनिक इंटीग्रेशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन। इंटीग्रेशन को और स्ट्रैटिफिकेशन को स्टडी किया। इंटर एथनिक, डिफरेंट जो एथनिक्स हैं उनमें क्या इंटीग्रेशन है और कैसे स्ट्रैटिफिकेशन है, उसको स्टडी किया। तो एक्लचरेशन को स्टडी किया इसने ऑफ द वोमिज। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ये, तो इसने कल्चरेशन ऑफ द वोमिज को स्टडी किया। तो किसी ने कल्चरेशन को स्टडी किया, किसी ने प्री हिस्टोरी को स्टडी किया, किसी ने वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी किया, किसी ने कास्ट को स्टडी किया, किसी ने विलेज को स्टडी किया, किसी ने प्री हिस्टोरिक कल्चर को स्टडी किया, किसी ने ट्राइब्स को स्टडी किया। अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट की अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। सुरजीत सिन्हा ने हमने देखा, एस.सी. रॉय जो है, एच.डी. सनकालिया है ना, तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एल.पी. विद्यार्थी का हमने बताया, लीला दुबे का बताया, श्याम एस.सी. दुबे का हमने बताया, एम.एन. श्रीनिवासन का बताया, इरावटी कार्वे का बताया, डी.एन. मजुमदार का बताया।
एंड के बॉस एज एस.सी. रॉय, इन सब का बताया। तो उसने भूमिज ट्राइब के बारे में स्टडी किया सुरजीत चंद्र सिन्हा ने। उसके बाद आते हैं जी.एस. गुरे। जी.एस. गुरे की बात करें तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में, तो वहाँ से इसने पीएचडी प्राप्त की। ओके, तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट के बारे में स्टडी किया एंड रेस इन इंडिया के बारे में स्टडी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ओके, इसने कहा कि जो जी.एस. गुरे ने कहा कि जो ट्राइब्स हैं ना तो उनको आदिवासी बोलना चाहिए ना एबोरिजिन्स बोलना चाहिए, ये बेसिकली बैकवर्ड हिंदूज़ हैं। तो बैकवर्ड हिंदूज़ हैं तो इनसे जोर दिया कि उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो जी.एस. गुरे जो था ये क्रिटिक था बैरियर एल्विन का, क्योंकि वो आइसोलेशनिस्ट अप्रोच को प्रमोट किया था उसने, और उसने कहा था कि ट्राइब्स को प्रिवेंट करो कि नेशंस की ग्रोथ में इनको अलग ही रहने दो, आइसोलेशनिस्ट में रहने दो। बट जी.एस. गुरे ने उसको क्रिटिसाइज़ किया बैरियर एल्विन को, और जी.एस. गुरे ने पीएचडी की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो इसने जो है कहा कि ये बेसिकली बैकवर्ड हिंदूज़ हैं, अब ओरिजिन्स नहीं है, इंडियन ट्राइब्स के ऊपर लिखा इसने। ठीक है, तो अब जी.एस. गुरे को फादर भी कहा जाता है। अब एस.सी. रॉय को हमें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। अब जी.एस. गुरे को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, और क्योंकि ये फादर भी हैं सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, जी.एस. गुरे। ओके, तो बाकी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एस.सी. रॉय और बैरियर एल्विन, एस.सी. रॉय हो गया, जी.एस. गुरे हो गया। एस.सी. रॉय का हमने पढ़ा कि ओरवान्स ऑफ छोटा नागपुर, मुंडा एंड देयर कंट्री, खरिया, कास्ट, रेस एंड रिलीजन इन इंडिया, एस.सी. रॉय, मैन इन इंडिया स्टार्ट किया। अब बैरियर एल्विन कौन थे? बैरियर एल्विन ने कहा कि आइसोलेशनिस्ट के ऊपर इसने फोकस किया। तो जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इसने ट्राइबल पंचशील दिया। तो इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था जी.एस. गुरे द्वारा कि आपने, इसने कहा था आइसोलेशनिस्ट था, और इसने कहा कि ट्राइबल नेशनल पार्क्स बनाने के लिए कहा था इसने, बैरियर एल्विन। तो बाइगा के ऊपर इसने स्टडी की, किस तरह से उनका तबाही हो गई है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, मिशनरीज के द्वारा। तो बाइगा और मुरिया, द मुरिया एंड देयर गौतुम, ये किसने स्टडी? एस.सी. रॉय। एस.सी. रॉय ने क्या करा? ओरवान्स, मुंडा, खरिया, द मुरिया एंड देयर गौतुम। ओके, तो मुरिया एंड गौतम, तो मुरिया कौन थे? बस्तर रीजन के थे ट्राइब्स। तो बाइगा के ऊपर काम किया, और वांस के ऊपर काम किया, छोटा नागपुर के ऊपर काम किया एस.सी. रॉय ने और बैरियर एल्विन ने। तो बैरियर एल्विन को क्रिटिसाइज भी किया जाता था आइसोलेशनिस्ट अप्रोच के लिए। तो एस.सी. रॉय ने कहा कि लोकल लैंग्वेज को स्टडी करना चाहिए और रैपर्ड बिल्ड करना चाहिए ट्राइबल्स के साथ, बिल्ड रैपर्ड। ठीक है, तो मुंडास एंड देयर कंट्री इसने पब्लिश किया, मोरवान्स। तो ओरवान्स ऑफ छोटा नागपुर इसने किया, बिरहॉर्स, कास्ट, रेस एंड रिलीजन इन इंडिया, किसी ने इंडियन विलेज के बारे में स्टडी किया, किसने कास्ट, रेस एंड रिलीजन के ऊपर स्टडी किया, किसने कास्ट और रिलीजन और मैसूर में स्टडी किया और कोचिन में स्टडी किया, किसने कास्ट, रेस एंड रिलीजन के ऊपर स्टडी किया। ठीक है,
तो हमने बड़े इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हमने कवर कर लिया है। ओके, तो अगर हम बात करें अब अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, तो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में हम देखते हैं तो इसमें अमेरिकन में हम बात करेंगे मिल्टन सिंगर की, मैकिम मेरियट की। तो मिल्टन सिंगर जो हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स के इन्फ्लुएंस में थे जे प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को स्टडी किया। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के भी कंट्रीब्यूशन में आए जे फैमिली को स्टडी किया, किसी ने किनशिप को स्टडी किया, किसी ने पॉवर्टी को स्टडी किया। तो मिल्टन सिंगर जो थे तो साउथ इंडिया में स्टडी की इसने, मिल्टन सिंगर ने। तो ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज, तो इसने क्या किया, बुक लिखी ट्रेडिशनल इंडिया। किसने? मिल्टन सिंगर ने, ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज। तो इसने कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चरल परफॉर्मेंस, कल्चरल स्पेशलिस्ट, कल्चरल मीडिया का कॉन्सेप्ट किया। तो ये कल्चरल कम्प्लेक्स बन गया। तो ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन में इसने रिलेशन को स्टडी किया। तो अब जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था रॉबर्ट रेडफील्ड का और सिंगर का, तो एलपी विद्यार्थी ने सैक्रेड सिटी ऑफ गया के बारे में स्टडी किया और उसने सैक्रेड कम्प्लेक्स को स्टडी किया, जिसमें सैक्रेड ज्योग्राफी, सैक्रेड परफॉर्मेंस, सैक्रेड स्पेशलिस्ट। तो सेम चीज़ पहले स्टडी की थी कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चरल स्पेशलिस्ट, कल्चरल परफॉर्मेंस मिल्टन सिंगर ने। तो मिल्टन सिंगर में द ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज को स्टडी किया। तो स्ट्रक्चर एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी को भी स्टडी किया। तो ठीक है, स्ट्रक्चर एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी, एंशिएंट ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज। तो स्ट्रक्चर एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी, एंशिएंट इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज के ऊपर स्टडी किया इसने। इंडियन सोसाइटी के ऊपर स्टडी किया, ट्रेडिशनल इंडिया के ऊपर स्टडी किया, तो जिसमें स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया इसने और चेंज को भी स्टडी किया। उसके बाद मैकिम मेरियट आते हैं। मैकिम मेरियट बेसिकली कौन थे? रॉबर्ट रेडफील्ड के स्टूडेंट थे। ठीक है, तो उसने कॉन्सेप्ट्स दिए, यूनिवर्सलाइजेशन, प्रोकलाइजेशन कॉन्सेप्ट दिए। ओके, अर्बन स्टडीज़ हुई मिल्टन सिंगर के द्वारा, मैकिम मेरियट के द्वारा, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। रॉबर्ट रेडफील्ड के स्टूडेंट थे मैकिम मेरियट। तो उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन और प्रोकलाइजेशन को स्टडी किया। तो विलेज इंडिया इन्होंने लिखी बुक द स्ट्रक्चर इन द लिटिल कम्युनिटीज़। विलेज इंडिया तो स्टडी की लिटिल कम्युनिटीज़ के ऊपर। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम जहाँ तक ही रखते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे गाइस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।